कई सारे एग्जाम निकाल चुके हैं, अपनी जर्नी पे ये बात करेंगे। सर मैंने अपनी जो जर्नी है वो 2016 के शुरुआत में स्टार्ट की थी। क्या बात है सर, जब मैं भोपाल आया था तो मेरी हालत तो बहुत बेकार थी। मेरे को इंग्लिश में बहुत वीक था, काफ़ी वीक था सर। इतना वीक था कि मैं अपना नाम भी ढंग से नहीं लिख पाता था। लेकिन आज कैग ऑडिटर बन के आप लोगों के सामने बैठे हुए, तो ये मिसाल है। इतनी अमेजिंग जो प्रोसेस बनाई है सर आपने कि उससे मतलब मैंने इतने 3 से 4 हज़ार वर्ड्स मेमोराइज कर लिए। डीएल्स जो लर्निंग करने में जो याद करने की मैंने ट्रिक सीखी, उससे मैंने बहुत सारी चीज़ें याद की सर। सर वो मेरे जो है उस टाइम सर 200 आउट ऑफ 200 200 में से 200 मैथ्स में थे भाई साहब इनके। अब आगे ये बताओ कि 2019 में एसएससी में मैथ्स में 200 में से 200 आने के बाद भी 19 क्यों नहीं निकला, वो जरूर सुनना, ये बहुत काम का है। हेलो दोस्तों, मैं राहुल पाराशर आ गया हूँ यहाँ पे। हम लोग हमारे सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लगातार इंटरव्यू कर रहे हैं। पिछला इंटरव्यू हमने अरुण का देखा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे इस खेल के, और बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी पढ़ाई करी, बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी तैयारी करी। जीएसटी इंस्पेक्टर बने, फिर प्रिवेंटिव ऑफिसर बने, लगातार उन्होंने कई सारे एग्जाम निकाले। तो पिछला इंटरव्यू हमने उनका देखा था। अब हमारे साथ मेरे सबसे खास और सबसे चहेते, वो उसके बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ खास और चहेते, वो आ चुके हैं। आज मेरे साथ है कृष्णपाल गौर, जिन्हें हम प्यार से केपी बुलाते थे। मतलब ये जब कोचिंग पढ़ते थे तो इनका नाम कृष्णपाल गौर शायद ही कोई जानता था मेरे ख्याल से, है ना? सब केपी नाम जानते थे। तो कृष्णपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णपाल अभी वर्तमान में कैग ऑडिटर हैं, जबलपुर में पोस्टेड हैं, कई सारे एग्जाम निकाल चुके हैं। अपनी जर्नी पे ये बात करेंगे और हमारे दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह से हमें एसएससी की तैयारी करनी चाहिए, कौन से तरीके हैं जो अपनाने चाहिए और कौन सी चीजें हैं जहां पर थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। तो कृष्णपाल, थोड़ा सा बताओ कि तुमने कब से तैयारी शुरू करी और क्या अप्रोच रही तुम्हारी जिंदगी की? सर मैंने अपनी जो जर्नी है वो 2016 के शुरुआत में स्टार्ट की थी। क्या बात है। उस समय सर जब मैं भोपाल आया था तो मेरी हालत तो बहुत बेकार थी। मेरे को इंग्लिश में बहुत वीक था, काफ़ी वीक था सर। इतना वीक था कि मैं अपना नाम भी ढंग से नहीं लिख पाता था। तो मतलब देखिए, सोच रहे हैं आप, मैं बिल्कुल यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये जब आए थे मेरे पास, मैं बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सच, एकदम जो दिल से निकल के आ रहा है ना, वो इमोशन वाला सच, वो आपको बता रहा हूँ। तो जब ये मेरे पास आए थे और तब मैंने जब इनका इंग्लिश का स्टेटस देखा तो सच बताइए, मेरे दिमाग में पहला थॉट आया था कि इस स्टूडेंट की तैयारी कैसे करानी होगी, क्या हमें स्ट्रेटेजी बनानी होगी, क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज्यादा लेवल, जैसे इन्होंने कहा ना कि इनको नाम तक लिखना नहीं आ रहा था इंग्लिश में, ऐसी हालत थी। लेकिन आज कैग ऑडिटर बन के आप लोगों के सामने बैठे हुए, तो ये मिसाल है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे सबसे फेवरेट और सबसे चहेते स्टूडेंट्स में से एक रहे, क्योंकि इन्होंने जो मेहनत करी है वो वाकई में सीखने लायक है। तो बताओ यार, मैंने बीच में तुम्हें रोका, तुमने जैसे ही वो बात कही तो मेरे अंदर के जो भाव थे वो निकल के आ गए। बताओ आगे। सर जब मैंने स्टार्ट की अपनी जर्नी, तो मैं जब भोपाल आया था तो सबसे पहले मैं एक स्टूडेंट था सर, तो उससे मिला तो उसने आपका सजेस्ट किया कि आपकी इंग्लिश इतनी वीक है कि यहाँ तो आपको कोई तैयारी नहीं करा सकता है, और यहाँ तक कि आप करोगे तो आप नहीं कर पाओगे खुद से भी। तो उन्होंने आपको सजेस्ट किया कि राहुल पाराशर की एक डीएलसी लर्निंग क्लब है, तो वहाँ पर जाइए आप। तो फिर मैं ढूंढता हुआ यहाँ पर पहुँचा। तो यहाँ पर जब आपसे मिला तो मैंने आपसे बात की कि सर जो है मेरे को कोचिंग करनी है। हालांकि मैं उस समय सर गांव की लैंग्वेज में पूरा मेरे को ध्यान कर रहा था। भाषा जो थी बिल्कुल गांव की तरह थी। और बड़ा अच्छा लगा था खैर मुझे, लेकिन मेरे लिए चैलेंज था, लेकिन बड़ा अच्छा लगा था उस समय तुमसे बात करके, बहुत पॉजिटिव वाइब्स थी। हाँ, तो उस समय मैंने देखा, मेरे को पता था कि मेरे को इंग्लिश लिखना भी नहीं आती है और ना कि बोलना। जब भी मैं स्कूल में होता था तो मेरे को बोलते थे कि पढ़ने का, तो कभी नहीं पढ़ पाता था उसको, इंग्लिश नहीं पढ़ पाता। हाँ, तो फिर मैंने कहा ठीक है, स्टार्ट तैयारी करनी है। तो तैयारी करने के लिए मैं भोपाल आया तो आपसे मिला, फिर आपकी कोचिंग मैंने तैयारी स्टार्ट की। तो लगभग 3-4 महीने तक तो मैंने लग रहा था मेरे को नहीं कर पाऊंगा यार, इंग्लिश तो मेरी काफ़ी वीक है, और जो है मैं पैसेज तो बिल्कुल पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, पैसेज कैसे कवर कर पाऊंगा, पैसेज में बहुत समस्या आती है। सही कह रहा हूँ। तो फिर इसके बाद मेरे पास वोकेब भी बिल्कुल नहीं थी। तो इसके बाद धीरे धीरे मैंने आपके पास आया और फिर वोकेब स्टार्ट की, मैंने लर्निंग स्टार्ट किए। सर मैं मतलब विश्वास नहीं कर सकता हूँ, इतनी अमेजिंग जो प्रोसेस बनाई है सर आपने कि उससे मतलब मैंने इतने 3 से 4 हज़ार वर्ड्स मेमोराइज कर लिए। मतलब मैं नहीं कर सकता सर उसको। तो रेगुलर आते थे, टेस्ट रेगुलर देते थे। यस सर। तो ये सब चीज़ों का बहुत फायदा मिलता है। तो फिर मैंने देखा कि अब मैं धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, मैं वोकेब सीख रहा हूँ।
तो लगभग एक साल में मैं लगभग 3000 के आसपास वो वोकैब सीख Words चुका याद था। कर लिए। याद मेमोराइज कर लिए थे मैंने इतने सर। और फिर इस आपकी जो प्रोसेस से मैंने ग्रामर को भी याद किया, उसको भी मतलब याद किया सर। उससे मैंने मतलब और कुछ नहीं किया, याद करना मेन होता है सर। आज मैं देखता हूँ सर, जो हम ज़्यादातर एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं, वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम चीज़ों को याद नहीं कर पाते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो याद करना मेन होता है सर एग्जाम में, और वही मैंने यहाँ पर डीएलसी लर्निंग क्लब में याद किया सर। यहाँ वोकैबुलरी प्रोसेस को इन्होंने बहुत ईमानदारी से सीखा। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तो तुम्हें 3000 वर्ड्स याद करा दिए थे, मुझे ऐसा क्योंकि मैंने देखा था जब तुम तैयारी कर रहे थे तो तुमने खुद से भी वोकैबुलरी लगा के वर्ड्स याद करे थे, तो ऐसे कितने और वर्ड्स होंगे जो तुमने खुद से याद करे? सर इससे मैंने हालांकि देखो मैंने सर इससे तो मैंने लगभग 7, इसके बाद भी 3500 के बाद भी मैंने लगभग 4000 और वोकैब याद किए थे सर। 4000 वोकैब ये इसी तरह से? इसके बाद भी किए थे सर। और इसके अलावा इस प्रोसेस को मैंने सर जीएस पर भी अप्लाई किया। क्या बात है, छा गए। जीएस के अलावा मैंने जितनी भी चीज जो मैं याद कर सकता हूँ, जो वो भूलता था, उसको मैंने इसको अप्लाई किया और सच में सर मैंने बहुत सारी चीजें याद कर ली है सर। और जीएस को तो मैंने ऐसा रटा था सर इससे, इस प्रोसेस के थ्रू कि मेरे जीएस में काफी अच्छे नंबर थे सर। तुमने अपने जीवन को जिस तरह से जिया वो अपने आप में काबिले तारीफ है। यार मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे आज का जो युवा है वो आपको देख रहा है, अब तुम स्टूडेंट नहीं रहे हो, प्रेरणा स्रोत बन गए हो उनके लिए, तो थोड़ा सा ये बताओ कि स्टूडेंट्स को अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, मैथ्स कैसे पढ़नी चाहिए, इंग्लिश कैसे पढ़नी चाहिए, जीएस और जीए पे कैसे जाना चाहिए, रीजनिंग कैसे करनी चाहिए, सब कुछ थोड़ा थोड़ा आप मुझे बताइए। सर सबसे पहले तो बताऊंगा कि मैंने अभी आपसे बोला है कि चीजों को रटने से कुछ नहीं होगा, मतलब उसको मेमोराइज एकदम फिट करना पड़ेगा। हम क्या सर बहुत सारी चीज पढ़ लेते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, मैंने होता है हमारा भूलने का। सर मैंने इसमें देखा है कि सर याद का बहुत रोल होता है सर। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप चीजों को याद मैक्सिमम याद कर सको, मैक्सिमम मेमोराइज करो। यस सर, मेमोराइज सर। और ये डीएल्स जो लर्निंग करने में जो याद करने की मैंने ट्रिक सीखी, उससे मैंने बहुत सारी चीजें याद की सर। और मैंने सर जो मेरा जो सिलेक्शन का सबसे मेन प्रमुख कारण है सर, वो याद करना ही है सर, रियली सर। बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ 2019 के एसएससी में, तो मुझे बताओ यार कृष्णपाल केपी, 2019 का जो एसएससी का एग्जाम था और उसमें जो तुम्हारे मैथ्स के नंबर थे वो अपने आप में चर्चा का विषय थे, क्योंकि मेरी पूरी कोचिंग का हर एक बच्चा उस नंबर के बारे में बात कर रहा था और पूछ रहा था मुझसे, तो मैंने कईयों को आप तुम्हारा नंबर भी दिया था। तो मुझे बता तुम्हारे एसएससी 2019 में मैथ्स में कितने नंबर थे और कैसे आए थे? सर वो मेरे जो है उस टाइम सर 200 आउट ऑफ 200 200 में से 200 मैथ्स में थे भाई साहब इनके। अब आगे ये बताओ कि 2019 में एसएससी में मैथ्स में 200 में से 200 आने के बाद भी 19 क्यों नहीं निकला, वो जरूर सुनना, ये बहुत काम का है। सर मैंने अपनी मैथ्स पर भी काम किया, इंग्लिश पर भी काम किया, जीएस पर भी काम किया, रीजनिंग पर भी काम किया सर। जो मैंने काम नहीं किया वो था अपने टाइपिंग पर सर। जब मैं टाइपिंग दे रहा था सर, तो टाइपिंग जब मेरी नहीं हो पाई तो मेरे को एकदम मतलब अंदर से थोड़ा घबरा जाती है भाई टाइपिंग टेस्ट में। क्योंकि सर जब आप सब कुछ अच्छा होता है आपके साथ, जब आपके 200 में से 200 नंबर होते हैं मैथ्स में और इंग्लिश में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, टीम की तरह हाल था ये कुछ जैसे इंडियन बिल्कुल सर, देखा ना आपने, बिल्कुल सर उसकी तरह हाल था। 10 के 10 मैच जीत के आ रहा है और फाइनल में खेल हो गया। बिल्कुल सर, भाई केपी के साथ भी वही हुआ था कि पूरे 200 में से 200 मैथ्स में आ रहे हैं और इसके बाद सिर्फ टाइपिंग टेस्ट फंस गया और उससे इनका सिलेक्शन रुक गया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस समय अगर आपको तैयारी करनी है तो कमांडो की तरह आपको तैयारी करनी पड़ेगी। क्या कहते हो आप? बिल्कुल सर, मैं अभी कल अपने दोस्तों से बात ही कर रहा था कि जो टीम का जो अभी साथ जो हुआ टीम के साथ, वो मेरे साथ हुआ था सर। सर बिल्कुल सेम टू सेम स्टोरी थी सर। ये बस ये कि वो क्रिकेट में था और मैं इधर एसएससी में था सर। अब मुझे एक और बात बताओ, जैसे तुमने वोकैबुलरी पढ़ी तो वोकैबुलरी में जो कैरेक्टर्स थे, जो वर्ड्स थे, वो अभी भी याद है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, मेरे को बहुत सारे सर अभी भी लगभग जो 3500 वर्ड्स मैंने याद किए थे सर, उसमें से मैंने कुछ ही वर्ड्स होंगे जो कि लंबे समय हो गए तो मैंने याद नहीं किए उनको, तो भूल गया होगा, नहीं तो मेरे को सारे वर्ड्स याद है। चलो तो एक काम करते हैं, कुछ वर्ड्स पे पूछ के देखता हूँ, देखते हैं भाई यहाँ केपी को वर्ड्स याद है या नहीं है। तो एक छोटा सा एक अपन यहाँ पर एक प्रश्न पूछता हूँ मैं और कुछ वर्ड्स पूछूंगा, देखना केपी अगर तुम बता सको तो। एक वर्ड बताओ, बिसेट। बिसेट का मतलब क्या है? सर बिसेट का मतलब होता है घेर लेना, किसी चीज से आपको गिर जाते हो। बहुत बढ़िया। तो एक और वर्ड बताओ, बिलेबर। बिलेबर का मतलब क्या है? सर बिलेबर का मतलब होता है हिट हार्ट। बहुत शानदार। एक वर्ड और बताओ, बिहोव।
सर वी ऑफ मतलब होता है ड्यूटी, क्या बात रिस्पॉन्सिबिलिटी। है। तो भैया ये मैंने वर्ड्स इनको 2016 में पढ़ाए थे, जो इनको अभी भी याद है, लगातार ये रिवाइज भी करते रहे। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि रिवाइज नहीं करोगे, जादू दुनिया में कुछ नहीं होता, रिवाइज करा इनने, लेकिन ये बहुत आसान तरीका है वोकैबुलरी, जिससे कि आप बहुत इजीली वर्ड्स को हमेशा हमेशा के लिए याद रख सकते हो। तो आपको बताना चाहता हूं, कृष्णपाल वो स्टूडेंट है, वो 2016 की बात है, ठंड के दिन थे। मैंने डिसाइड करा कि हम अपनी एक ब्रांच दिल्ली मुखर्जी नगर में खोलेंगे। तब कृष्णपाल मेरे साथ मुखर्जी नगर गए और हम लोग वहां साथ रहते थे। ये मैं इनको खुद अपनी आंखों से देखा मैंने कृष्णपाल को कि ये 5 बजे बिस्तर छोड़ देते थे, 5 बजे से इसकी पढ़ाई शुरू हो जाती थी और 5 से लेके नियम से 9 बजे तक ये पढ़ता था। और 9 बजे पढ़ने के बाद हमारी क्लास शुरू हो जाती थी, 9:30 बजे 10 बजे से हम लोग पढ़ाना शुरू कर देते थे, तो भी आगे रिसेप्शन पे बैठ के पढ़ता ही रहता था। तो जो डेडिकेशन मैंने केपी के अंदर देखा और जो मेहनत मैंने इसकी देखी, वो वाकई में काबिल तारीफ है। तो मुझे ये बताओ केपी की, हम चाहते हैं, जैसे तुम्हारी मेहनत मैंने देखी है, मैं उसका गवाह हूं, तभी तो तुम यहाँ बैठे हो इस स्तर से यहाँ पे आज के एक ऑडिटर बन के। मुझे ये बताओ कि हमारे स्टूडेंट जो है इंटेलिजेंट बहुत है, मेरे पास एक से एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट आते हैं, लेकिन बस कहीं ना कहीं मेहनत में कच्चे हो जाते हैं। तो मेहनत के लिए उनको कुछ बताओ कि वो मेहनत कैसे करें और लगातार मोटिवेट कैसे रहे पढ़ाई को लेकर। सर ये सबसे ज़्यादा होता है स्टूडेंट के साथ कि वो जो जब तैयारी करते हैं तो कुछ टाइम ऐसा आता है कि उनको ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे साथ भी हुआ था क्या? हाँ सर बिल्कुल हुआ था सर, ये मेरे साथ भी हुआ था। जब मेरे को ऐसा लग रहा था अब मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मतलब सिलेक्शन हो ही नहीं रहे थे। मैंने कई सारे एग्जाम दिए सर, तो उसमें कभी लो कॉन्फिडेंस की वजह से निकल जाता था, तो कई कारण होते थे। बाकी सर मैंने देखा है सर, एग्जाम निकालने के लिए कॉन्फिडेंस जो है आपका वो 30% वेरी करता है सर। आप अगर 30% मतलब मेहनत जो है अगर 70% है, 30% में कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है सर। सर आपका अगर कॉन्फिडेंस है, अगर एग्जाम में आप सर, हम देखते हैं जनरली कि इंडियन टीम को ही देखते हैं कल का, सर वहाँ पर सब कुछ था उनके पास, लेकिन सर वहाँ कॉन्फिडेंस लूज कर दिए वो लोग। अगर तो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेहनत कैसे करते थे यार, क्योंकि तुम गजब की मेहनत करते, तो मेहनत के लिए तुम अपने आप को चार्ज कैसे रखते थे हमेशा? सर उस टाइम तो सर मेरे एक स्थिति वैसी नहीं थी कि मेरे पास कोई ऑप्शन हो सर। तो सबसे मेन तो मेरा यही था कि आर्थिक स्थिति थोड़ी सी बताओ कैसी थी, थोड़ा सा, उससे भी मुझे लगता है कि आदमी मोटिवेट होता है। क्या सर, आर्थिक स्थिति मेरी बहुत ज़्यादा कमजोर थी सर। मैं इतना लायक नहीं था कि मैं दिल्ली पहुंच पाऊंगा। वो तो सर आपकी वजह रही है उसमें मेन तो सर आर्थिक स्थिति मतलब घर में पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करती हैं? सर पिताजी सर एक छोटे से किसान है और मम्मी हाउस वाइफ है हमारी, और भाई भी हमारे किसान हैं, और ज़्यादा ज़मीन भी नहीं है सर, कुछ थोड़ी बहुत ज़मीन है, तो उसमें गुजारा होता है। हाँ, तो देखिए ये इनको अब मुझे समझ में आया कि इनको जो मोटिवेट करता था वो इनकी घर की परिस्थितियां थी, क्योंकि पिताजी भी छोटे से किसान थे लेकिन उनको पढ़ा रहे थे, वो कैसे पैसा भेज रहे थे ये सिर्फ कृष्णपाल जानता है और इसके पिताजी जानते हैं। इवन मैं भी नहीं जानता कि इस पास कैसे इसकी पढ़ाई लिखाई उन्होंने करवाई। जो हम लोगों से दिल्ली में बना, हमने सहयोग करा इसके साथ, लेकिन मेरा हमेशा रहता था कि कोई अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो उसके ऊपर अगर कुछ इन्वेस्ट करा जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो हमने उस तरह से करा और आज ये मेरे सामने रिजल्ट दिख ही रहा है। उससे भी बड़ी चीज ये है कि आपको लगातार अपनी फैमिली और अपने माता पिता के बारे में सोचते रहना है। मुझे आज भी वो दिन याद है, इसका मेरे पास फोन आया था और इसने मुझे बताया था कि मेरी मम्मी जो है वो छत से गिर गई है। क्यों गिर गई? सर बिल्कुल सर। और ये बड़ा रोता हुआ बिलखता हुआ था, उस समय बहुत परेशान था। फिर जो यथासंभव हम कर सकते थे इलाज वो जैसा तैसे हमने कुछ पूरा समय हमारा निकाला। तो मतलब आप देख रहे हैं कि घर की परिस्थिति भी ठीक नहीं है, मम्मी छत से गिर गई है, उनकी कमर में कुछ हो गया था, कमर फ्रैक्चर हो गया था। तो बहुत परिस्थितियां, मतलब आप समझ रहे हो ये, और ऊपर से फिर आपकी मम्मी की तबीयत खराब हो जाना, फिर आपका दिल्ली में पढ़ते जाना, आपका कोचिंग जाना, टेस्ट देना, तो इतनी सारी प्रॉब्लम से मैंने इसको जूझते हुए अपनी आंखों से देखा है। कृष्णपाल, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, ये बताओ आज का जो बच्चा है वो इंग्लिश की तैयारी के लिए क्या क्या करे? जैसे डायरेक्ट पैसेज तो कर नहीं सकते, डायरेक्ट जंबल तो कर नहीं सकते, डायरेक्ट एरर नहीं कर सकते, तो स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश की तैयारी कैसे हो सकती है? सर सबसे पहले तो अगर आपकी वोकैब बहुत ज़्यादा वीक है तो वोकैब अगर आप याद करोगे तो क्या होता है सर, हम याद तो चीज़ें कर लेते हैं लेकिन कुछ समय बाद भूल जाते हैं। सर एक ऐसी प्रोसेस है सर, इसको लगाकर हम याद कर सकते, कुछ भी हो जाए
सर मैंने ये वोकेबलरी प्रोसेस में देखा है कि एक ट्रिग्नोमेट्री की तरह जैसे कोस थीटा साइन थीटा होता है हमारा, जो हम उस प्रकार जैसे वो मेथड लगा कर करते हैं उनको, उसमें इसमें भी सर वही है कि आप जो प्रोसेस लगा लोगे सर तो आप कई सारे वर्ड्स याद कर लोगे, आपको बिलीव नहीं होगा कि आपने इतने सारे वर्ड्स मतलब मिनटों में याद कर लिए। वैल्यू होती है ना, बस वैल्यू पुट कर करके बिल्कुल आप वर्ड्स बिल्कुल याद सर। करते जाते हैं। सर यहाँ पर याद करना वो है सर इम्पोर्टेंट। और दूसरा ये तो गई वोकैब की बात, अब ग्रामर की बात कर ले कि ग्रामर कैसे सीखेगा बच्चा। सर ग्रामर में भी सर वही याद है सर कि आप याद भी पढ़ भी लेते हो सर, और आप किसी भी टीचर से पढ़ लोगे सर, लेकिन वो याद नहीं रख पाते सर। मैं बहुत सारे वो रूल्स होते हैं वो कुछ समय बाद भूल जाते हैं सर। तो मेन होता है सर एग्जाम में कि आप चीजों को कितने समय तक याद रख पाते हो सर। बिल्कुल सर, तो मेन होता है सर कितने समय तक याद रख पाते हो सर आप। और फिर इसके बाद अगली चीज बताओ मुझे कि पैसेज, जंबल और क्लोस्टर्स, ये तीनों बहुत टफ चीजें होती हैं। इसको तुमने कैसे खेला, मतलब पैसेज कैसे दुरुस्त करना सीखे। सर पैसेज तो सर ये है कि आपका वोकेब और ग्रामर का ही खेल होता है सर, और आपकी रीडिंग मतलब कॉम्प्रिहेंशन मतलब रीडिंग एबिलिटी कैसी है तो सर। न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते थे क्या। बिल्कुल सर, मैं न्यूज़पेपर पे बहुत काम किया, और वो न्यूज़पेपर पे काम भी इसलिए हो पाया क्योंकि मुझे वो डीएलसी से बहुत सारे मैंने वोकेब याद की थी, और ग्रामर भी मेरी की बहुत अच्छी हो गई थी। फिर जब मैंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया पढ़ना तो मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग होने लगी उस चीज़ की। बहुत बढ़िया। तो भाई साहब देखो, मैं बार बार क्लास में भी कहता हूँ, हर जगह कहता हूँ, न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर रट डालो, मतलब न्यूज़पेपर आपको डेली एक आध घंटे देते थे कितना सर मैं लगभग 1-1.5 घंटे देता था डेली से। डेली, हाँ मैंने खुद देखा है। ये न्यूज़पेपर नीचे से खरीद के लाता था दिल्ली में, और ऊपर बैठ के पढ़ता रहता था, और बिल्कुल चाटता रहता था उस न्यूज़पेपर को, और लगातार मुझसे डिस्कस करता रहता था कि सर ये देश में क्या हो रहा है, सर ये देश में क्या हो रहा है। और मैं सिर्फ इतना बोलता था, भाई देश में चलने दे, देश तो अच्छा चल ही रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, तू सिर्फ कंसंट्रेट कर अपनी पढ़ाई पे। तो कई बार हमारे न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते डिस्कशन हुए जो मुझे याद आ रहे हैं, मैं मतलब फ्लैशबैक में जाता जा रहा हूँ उस इंटरव्यू में, कि हमारी छोटी सी जगह हुआ करती थी जहाँ हम बैठ के डिस्कशन करते थे ना, पीछे बैठ के डिस्कशन चलता रहता था अपना न्यूज़पेपर में। तो यार कृष्णपाल, ये तो हो गया तैयारी कैसे करना है। अब मुझे थोड़ा सा ये बताओ, तुम्हारा जो सिलेक्शन का प्रोसीजर रहा, सिलेक्ट कैसे कैसे होते गए, कौन कौन से एग्जाम में क्या क्या प्रॉब्लम आई, क्योंकि मैंने देखा तुम्हारे बहुत सारे एग्जाम निकले थे, तो थोड़ा उसके बारे में बताओ जरा। सर मैंने सबसे पहले मेरा एग्ज़ाम सर 2017 में दिया था सर, और 17 के बाद मैंने 17-18 दिया था, तो मैं उसमें ज़्यादा नहीं कुछ कर पाया, प्री क्लियर कर पाया था, मेंस नहीं निकल कर क्लियर कर पाया। फिर सर मैंने 2019 में दिया था सर, तो 2019 में सर प्री में भी अच्छे नंबर थे मेरे, और मेंस में भी सर मैंने अच्छा परफॉर्म किया था। मेरे 620 के आस नंबर थे, 620 के 700 में से। बहुत बढ़िया। और उसमें सर मेरा मैथ्स में 200 आउट ऑफ 200 नंबर थे सर। फिर से बता रहा हूँ, 200 में से 200 थे सर। तो वहाँ पर भी सर, वहाँ पर भी वही टाइपिंग वाली प्रॉब्लम है। यस सर, वहाँ पर भी मैं टाइपिंग में फेल हो गया। इसके बाद सर मैंने 2020 में एग्ज़ाम दिया एसएससी सीपीओ। ठीक है। उसमें सर मेरा सिलेक्शन हो गया सर बीएसएफ एसआई में, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर सिलेक्ट हो गए भाई साहब एसएससी सीपीओ से। यस सर। ठीक है, और बीएसएफ मिल गया, बहुत शानदार जॉब होती है, अपने आप में कमांडर बनाने वाली जॉब होती है। फिर इसके बाद सर मैंने वहाँ पर लगभग 8 से 9 महीने ट्रेनिंग की है सर, और अभी मैं ट्रेनिंग से आ रहा हूँ। ट्रेनिंग होती है। बिल्कुल सर, वहाँ पर इतना जेंटलमैन बना देते हैं। बिल्कुल सर, आपके पास इतना टाइम होता है कि सर आप थोड़ा रेस्ट ले सको सर। बहुत टफ मतलब मर्द बनाने वाली ट्रेनिंग होती है। फीलिंग आती है सर वहाँ पर कि देश के लिए कर रहे हैं सर वहाँ पर। बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद सर मैंने उसी ड्यूरेशन में सर ये 2022 का सीजीएल का पेपर आया था सर, एसएससी सीजीएल का। तो वहाँ से फिर मैंने वो उसको दिया, तो उसको क्रैक करने उसको मेरा उसमें सिलेक्ट हो गया। कैग में ऑडिटर मिला था सर उसको, कैग ऑडिटर। और उसमें फिर सर पोस्टिंग में मेरे को जबलपुर मिल गई है। जबलपुर अपना ही प्रदेश मध्य प्रदेश में मिल गई। इसके बाद फिर मैंने कहा कि मेरे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मेरे को होम स्टेट मिल रहा है। तो इसके बाद मैंने फिर बीएसएफ से रिजाइन दे दिया सर, और अभी कैग ऑडिटर बन के जबलपुर में आने वाले हैं। तो समझ रहे हैं आप बात को कि एक लाइफ में एक बार सिलेक्ट होना सीख लो, बस एक बार पक गया ना आम, फिर इसके बाद फटाफट सिलेक्ट होता चला जाता है। मैंने अरुण के साथ भी दिखाया था, आपको बताया था, अरुण के जब एग्जाम निकलना शुरू हुए थे तो हर एसएससी का पेपर निकलता है। वो इसलिए क्योंकि जब आप एक बार तैयार हो जाते हो, जैसे अब मैं अगर अभी मैं कहूँ केपी को कि भाई आप पेपर निकालना है अगला भी एसएससी का, तो निकाल पाओगे? नहीं। बिल्कुल सर। अब सर मेरे पास उस जो एग्जाम में मेरे जितने भी दिए फेल हुआ था, मुझे पता चल गया था कि क्या नहीं करना। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया है सर उससे। फिर नॉलेज लेवल भी बहुत बढ़ गया। बिल्कुल सर, नॉलेज भी बढ़ गया है सर। नॉलेज का ही खेल है भाई साहब, जब ज्ञान हो जाता है ना तो सारे प्रश्नों के जवाब देना बहुत आसान हो जाते हैं।
तो केपी एक प्रश्न और है जो काफी स्टूडेंट मुझसे पूछते रहते हैं, मैं चाहता हूं मैं तुमसे पूछूं। प्रश्न ये है कि कैसे तुम पढ़ाई के टाइम पे अपने आप को रील से, एंटरटेन होने से, घूमने फिरने से, कि दोस्तों ने कहा कि चलो यार चाय पी के आते हैं या एक काम करो पिक्चर देखने चलते हैं, तो इससे तुम अपने आप को कैसे रोकते थे? क्योंकि बहुत कठिन होता है इस टाइम पे अपने आप को रोक पाना जब आप बहुत यूथ हो, जवान हो। तो बिल्कुल सर, ये तो हर स्टूडेंट का प्रश्न होता है कि आप कैसे एंटरटेनमेंट करते थे। पर सर मेरी स्थिति और जो परिस्थितियाँ थी वो मेरे बहुत प्रतिकूल थी सर। इस वजह से, और मेरे घर की स्थिति बहुत बेकार थी सर, तो मेरे को इन चीज़ों को कभी वो ही नहीं आया कि मैं एंटरटेनमेंट भी करूं या फिर मैं अपना टाइम जो है अलग अलग जगह बांटूं। मेरे को सिर्फ सर स्टडी दिखती थी, अपना डेडिकेशन था सर, पूरा फोकस था मेरा कि मुझे किसी भी हालत में एग्ज़ाम क्रैक करना है तो करना है। तो देखिए भाई साहब, इन शॉर्ट केपी ने ये बताया है कि लगातार अपने माता पिता, लगातार अपने घर की परिस्थितियां, लगातार ये सोचते रहो कि मम्मी पापा कैसे पैसा भेज रहे हैं पढ़ाई के लिए। अगर ये सोचते रहोगे, उनकी मेहनत याद करते रहोगे, तो कोई एंटरटेनमेंट ध्यान नहीं आएगा। और 2 से 3 साल का खेल है, अगर 3 साल एंटरटेन नहीं भी होगे, नहीं भी खेलोगे, नहीं भी दोस्तों के साथ घूमोगे तो चल जाएगा, क्योंकि फिर पूरी लाइफ आपको अपना जो है एंटरटेन होना है, लाइफ अपनी पूरी मस्ती में गुजारनी है। बहुत मजेदार लाइफ होती है दोस्तों जॉब के बाद। तो भाई साहब ये थे हमारे साथ केपी कृष्णपाल गौर, जो कि कैग ऑडिटर है, वर्तमान में जबलपुर में इनकी पोस्टिंग है, और इन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष करा। इनकी जीवन की जो संघर्ष गाथा है वो मैं आपको किसी और दिन सुनाऊंगा। बीच में मैं अभी अपने पॉडकास्ट भी शुरू करूंगा जिसमें अपने हर स्टूडेंट की संघर्ष गाथा सुनाऊंगा। लेकिन अभी चूंकि हमारे साथ लाइव सर मैं 2 मिनट लेना चाहता हूँ सर। हाँ। सर इस संघर्ष में सर जो मेंस रह जाता है सर, वो मेरा तो सर आपको ही जाता है, क्योंकि सर जब मैं आया था तो मेरी इंग्लिश इतनी वीक थी तो मेरा मन नहीं लग रहा था। अगर वो मेरी नहीं सुधरती, इंग्लिश अगर इम्प्रूव नहीं होती तो मैं तैयारी नहीं कर पाता सर, और तैयारी क्या फिर मैं कोई भी एग्जाम नहीं दे पाता। तो मेन जो मेरा कॉन्फिडेंस आया सर, जब मेरी इंग्लिश इंप्रूव हुई है तो मुझे लगा कि अब मैं एग्जाम जो है क्वालिफाई कर पाऊंगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, संघर्ष तो इन्हीं ने करा है। हम लोग तो, क्योंकि देखिए हम लोग तो जो है टीचर लोग हैं, मार्गदर्शन सबको देते हैं। आपने देखा था द्रोणाचार्य ने सबको सिखाया, लेकिन फिर भी अर्जुन एक ही होता है, और अर्जुन ये बैठे हुए हैं सामने। मैंने हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया। अगर मेरे में ताकत होती, द्रोणाचार्य में इतनी ताकत होती, तो हम सबको अर्जुन बना देते। लेकिन नहीं दोस्तों, ध्यान रखो, अर्जुन अर्जुन होता है वो अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से अर्जुन बनता है। टीचर का काम सिर्फ मार्गदर्शन देना होता है। मैं यहाँ पे भी मार्गदर्शन दे रहा हूँ, क्लास में भी मार्गदर्शन दे रहा हूँ, लेकिन अर्जुन जो होता है ना, वो पॉपकॉर्न थ्योरी पे काम करता है। पॉपकॉर्न थ्योरी मतलब आपने देखा होगा जब पॉपकॉर्न गर्म होते हैं तो सब फटफट 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 करते हैं, लेकिन एक पॉपकॉर्न होता है जो ताकत निकाल के बाहर कूद के आ जाता है। तो यही अर्जुन होता है, वही हमारे केपी कृष्णपाल गौर है। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद केपी आपको, और इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए। हमारी शुभकामना आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।